अक्सर सुनते होंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, लेकिन दलितों की मुक्ति का क्या हो आर्थिक दस्तावेज। 21वीं सदी हमारी होगी कहने का मतलब सिर्फ नहीं है कि हवा में हमारी हो जाएगी। देश के संसाधनों, आर्थिक संसाधनों, आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, यही महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार अम्बेडकर में आपने देखा होगा चंद्रभान जी के साथ आर्थिक मुक्ति के दस्तावेजों पर एजेंडा पर लगातार चलाई है। और जब तक सार्वजनिक संस्थाएं थी, पब्लिक सेक्टर थी, हजारों लाखों की संख्या में लेकिन जिस रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें आप कहाँ होंगे, अपनी जगह तलाश में। इसलिए अगर कैपिटलिज्म आ रहा है तो इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी हिस्सेदारी क्या हो और कैसे, ये जानना भी जरूरी है। आज मैं दिल्ली के आला खां हॉल में हूँ और यहाँ एक SC/ST लार्जली जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और जो संस्था इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रही है उसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कास्ट एंड कैपिटलिज्म, CSCC। उनके फाउंडर्स मेंबर्स शुभा परमार जी और चंद्रभान प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये जानेंगे और भोपाल दस्तावेज की लगातार सीरीज चलाई है अम्बेडकर नामा पर, तो अब मुझे लगता है कि छोटे छोटे व्यवसायी, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयास से कैसे बड़े बड़े तब्दीलियां आ रही हैं। अगर आपके बच्चे में कोई बिजनेस करने का स्किल हो, चाहे इच्छा हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की इच्छा हो, तो उसको जबरदस्ती गर्दन पकड़ के सरकारी नौकरी की तैयारी मत करवाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी हिस्सेदारी क्या हो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कास्ट एंड कैपिटलिज्म। सुभा जी हैं, चंद्रभान जी हैं। सुभा जी से पहले शुरू करते हैं। हिस्ट्री के प्रोफेसर नहीं है, हिस्टोरियन है भाई प्रोफेशन। जैसे मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और इतिहास पढ़ाने के साथ साथ अम्बेडकर नामा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं भी लाता हूँ। तो पहले आप ही से शुरू करते हैं। जी बताएं, इसके बारे में बताएं पहले। अच्छा, तो ये सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कास्ट एंड कैपिटलिज्म एक संस्था है, सोशल एंटरप्राइज है, जो कि काम करता है, प्रयत्न करता है कि छोटे छोटे उद्यमी SC/ST जो कि कभी भी एक्चुअली उनको चेहरा नहीं मिला, उनको हम उभारे, उनको हम सामने लाएं और उनको मार्केट लिंकेज प्रदान करें ताकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो सके। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति वो खुद भी अब बहुत जागरूक है और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको किस तरह से क्या हम लोग प्रोवाइड करते, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने चंद्रभान जी के सहयोग, चंद्रभान जी के नेतृत्व में एक्चुअली वो किताब निकाली दलित एंटरप्राइज, और दलित एंटरप्राइज वाज फैशन्ड आफ्टर ब्लैक एंटरप्राइज, जिसमें कि उन को प्रोफाइल किया जाता था एंटरप्रेन्योर्स को, ब्लैक एंटरप्रेन्योर्स को। इधर चंद्रभान जी ने जो अच्छे स्तर के एंटरप्रेन्योर्स थे उनको उसमें प्रोफाइल किया। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं उनको आके प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग, और उनको मार्केट लिंकेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, इन सब में हम लोग कार्य करते हैं। तो एक पूरा, और दूसरी तरफ हमारे साथ इंक्लूसिविटी, जो कि उन लोगों को ई-कॉमर्स की ओर किस तरह से आगे ले जा सके उस पर काम करते हैं। तो इस तरह से एक ये इकोसिस्टम बनाने का प्रयत्न है कि दलित एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ोतरी हो। तो बहुत SC/ST दोनों, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि दोनों तरफ के अच्छे आगे बढ़ते हुए उद्यमियों को हम लाए और उनके प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा वो फेस दे रहे हैं। हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ये आइडिया कब आया आपके ज़हन में? और ये क्या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक्ट में है या कुछ और है? ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी है? यस, कंपनी है विच इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, जो कि मेनली इसी उद्देश्य से बनाई गई
हम लोगों के द्वारा चंद्रभान प्रसाद, मैं, शुभा परमार, नंद किशोर चंदन और श्याम बाबू, हम लोगों ने मिलकर 2015 में इसका गठन किया ताकि हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे और इकोसिस्टम भी बना सकें, उनको कनेक्ट दे सकें, विजिबिलिटी दे सकें। लेकिन अभी थोड़ी सी अभी आपके साथ घूमेंगे, थोड़ा विजुअल्स मिलेंगे और बातचीत भी करते हैं, चलेंगे। और इस पे 2 एपिसोड जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, जितने एंटरप्रेन्योर्स आए हैं सबको एक साथ कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन 2 एपिसोड जरूर इस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चंद्रभान जी से पूछते हैं कि भोपाल कॉन्फ्रेंस के बाद आप पूंजीवाद के एजेंट हो गए थे और बहुत निराश हो गए थे, लोगों ने आपकी बहुत आलोचना की, तो ये फिर 15 में ये सब कैसे फिर आया और क्या आपके जहन में क्या चल रहा था? हीरा और हीरा सुधा जी की बेटी है, और ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, और ये भी जानेंगे कभी आपके जीवन में कास्ट को लेकर किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा हुआ, तो पर्सनल जो इवेंट होते हैं वो जो है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर गांधी को वहाँ ट्रेन में बैठा के बिरयानी खिलाया होता, वाइन पिलाया होता, या अम्बेडकर साहब को स्कूल कॉलेज में अच्छे से बुला के पानी वानी पिलाया होता, वो गांधी और अम्बेडकर वो नहीं होते जो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसका इम्पोर्टेंस होता है। हाँ चंद्रभान जी, मैं तो जब दलितों के लिए सप्लायर डाइवर्सिटी दिग्विजय सिंह साहब के यहाँ डायलॉग करके लागू करवाया, उसमें ये भी शामिल थी और आप भी शामिल थे। मैं शामिल थी 2000। तो दलित करोड़पति अरबपति का नारा भी नहीं दे पाए कि दलित ज्यादा भड़क जाएंगे, दलित करोड़पति बने, इस नारे को भी दलित समाज ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो करोड़पति होना तो अच्छी बात नहीं, तो ये लोगों का ये कहना था कि दलित अगर करोड़पति बन जाएगा तो कांग्रेसी बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था। नहीं, वो रिजर्वेशन तो पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ही शुरू हुई। हाँ, तो दलित समाज ये समझता है कि हम में से जो पैसे वाले बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो वो हमारे समाज से हमारी यूनिटी कमजोर हो जाएगी। सब लोग गरीब रहेंगे तो सब लोग साथ रहेंगे, एक सिद्धांत है। सब लोग समान रूप से गरीब रहेंगे तो समान रूप से साथ रहेंगे। कुछ लोग मतलब दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जितनी क्रांतियां हुई हैं तो बुर्जुआजी ने की है, मिडिल क्लास ने की है, भूखे रह के क्रांति नहीं हुई दुनिया का इतिहास। हाँ, तो उसमें मैं इतना बदनाम हो गया कि फिर कोई कांग्रेसी हिम्मत नहीं किया मुझसे कोई सलाह लेने की, क्योंकि दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए। अच्छा, बुरी तरह से। फिर मैं शांत बैठ गया, मैंने कहा कि दलित समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और वो कीड़े मेरे अंदर थे। हाँ, अमेरिका गया मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मैं 1 सेमेस्टर विजिटिंग स्कॉलर रहा। ब्लैक लोगों को देखा मैंने, देखा कुछ ब्लैक, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ ब्लैक गरीब हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा स्ट्रांग तबका पैदा हुआ है जिनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं और बड़े बड़े उनके कुछ के पास याच हैं, समुद्र में आइलैंड खरीद रहे हैं लोग। तो मैंने कहा कि फिर मेरे अंदर वो जगह तो हम लोगों ने एक मैगजीन निकालना शुरू किया, दलित इंटरप्राइज। हर मैगजीन में 20 दलित सक्सेसफुल दलित इंटरप्रेन्योर्स की हम प्रोफाइलिंग करते थे, और एकदम वर्ल्ड लेवल की प्रिंटिंग और एडिटिंग और सब था। हमने 100 दलित इंटरप्रेन्योर्स की कॉफी टेबल बुक निकाली, 100 दलित डॉक्टर्स, 100 दलित हॉस्पिटल्स फ्रॉम यूपी एंड पंजाब, और मेरे हिसाब से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 500 दलित हॉस्पिटल्स हैं। पर उस मैगजीन को ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुश होकर के 5 लाख दे दे, 10 लाख दे दे कि चलाते रहो। तो एक जगह से थोड़ी सी फंडिंग मिली थी गोदरेज ग्रुप से, तो फंडिंग खत्म हो गई, कुछ और चलाते रहे कर्जा लेकर के, फिर हमने बंद कर दिया। और फिर ये सब छापते तो वो भी पैसा नहीं दिया, थोड़ा बहुत लोग कर देते थे। फिर इन लोगों के साथ हमने कहा कि अब इंटेलेक्चुअल लेवल पर कुछ करते हैं, कास्ट एंड कैपिटलिज्म। कास्ट का अध्ययन करते हैं और कैपिटलिज्म क्या है, और जैसा आप कह रहे थे इसमें हमारी क्या भागीदारी होगी। तो मैं देखा कि दलित अरबपति
बनो, करोड़पति बनो, इसमें दलित को ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा आधे मन से इन लोगों के साथ हूँ मैं। तो अब ये लोग जो है, तीसरा है ना, ये चौथा है, नेक्स्ट पांचवा है। अब ये देखिए दलित समाज की स्थिति। दलित समाज के जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनसे पूछिए तो इनका माल दलित खुद भी नहीं खरीदते हैं, इनका माल सरकार नहीं खरीदती है। आखिर दलित समाज चाहता क्या है? हाँ। अब ये इस पर एक बड़े रिसर्च की जरूरत है, बहुत बड़े रिसर्च की जरूरत है कि दलित समाज या कैसे हम बताएं कि भाई हुक्मरान बन सकते हो तो बन जाओ, पर 273 सीट चुनाव में 2024 में किस तरह से आएगी? नहीं, सवाल मैं दूसरा कर रहा हूँ। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बनना तो 545 लोग बन सकते हैं, विधानसभा में कहीं 150 जा सकते हैं, कहीं 200 जा सकते हैं। तो ये सब बन जाने के बाद बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग का क्या एजेंडा? बाकी लोग वोट देंगे और रैली में जाएंगे। तो मैंने कोई एंटरप्रेन्योर बनने का, जैसे 1000 करोड़ का अंपायर खड़ा करने का, 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री लगाने का कोई विजन नहीं है। इन ऐसे लोग जो खड़े हुए, इनके बच्चों की शादियां नहीं होती दलितों में। नहीं, एक्चुअली आपने वो किताब भी तो लिखी थी प्रोफेसर देवेश कपूर के साथ, डिफाइंग द ऑड्स। उसमें सफल हुए, लेकिन वो लोग बोलते हैं हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती हैं। क्या लड़का क्या करता है? वो बिजनेस देखता नहीं, नौकरी क्या करता है? और लेकिन अब बदलाव आ रहा है और बहुत सारे जो यंग यूथ है, विमेन भी हैं, वो सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अग्रसर हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस समय समाज में काफी अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें कई प्रकार की अम्बेडकर नामा कोशिश कर रहा है कि लोगों के अंदर जो कीटाणु दबा हुआ है उसको निकाला जाए। देखिए, विचारों का टकराव तो हर समय होता है। हमारे और हमारे से पहले की जो पीढ़ियां थी, उनके पास सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं था। महीना में 1 तारीख को 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगा। लेकिन अब समाज बदल रहा है, तो यंगस्टर का टकराव, जैसे मैं मान लिया कि मैंने IAS का एग्जाम नहीं दिया, तो मेरे घर में बहुत टकराव हुआ फादर से, सब, क्योंकि लोग IAS बनना बड़ी चीज है और मुझे लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, तो आई ऑप्टेड फॉर एकेडमिक्स। वो टकराव तो होगा ही, और टकराव पैदा करना और साक्ष्यों से मुठभेड़ करना हिस्टोरियन का काम। जी। पर डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही कोई बात करता हूँ। मेरे ट्विटर पर 18,000 फॉलोअर हैं, फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा है। अच्छा, फेसबुक पर 14,000 फॉलोअर हैं। दोनों जगह मैंने इसको ट्वीट भी किया है और ये फेसबुक पर भी डाला है। कम से कम इसमें से 1000 लोग तो दिल्ली के होंगे। कितने लोग यहाँ चले जाए देखने? मैं आ गया ना, आपने कहा मैं अजमेर में था, अजमेर से आ गया सीधा। अरे वाह। तो दलित समाज में ये दलित का सम्मान कैसा होगा? क्या इस पर एक संदेह है, या दलित करोड़पति बन जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा? क्या इस पर एक कोई संदेह है? मैं तो एकदम परेशान हूँ। मुझे इतना अच्छा देखकर लग रहा है, नौजवान लोग अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बना के लाए हैं। चंद्रभान जी, अभी वो सब वीडियोस दिखाऊंगा और इस पे स्टोरी भी करने वाला हूँ। एकदम अपने आप नहीं होता है, परिवर्तन लाना पड़ता है, उसके लिए ह्यूमन एजेंसीज, ह्यूमन फोर्स लगते हैं लगातार। और विचार अपने आप किसी घर में नहीं चला जाता है। देखिए, अभी परसों की बात है, मुझे किसी एक बहुत अच्छे दोस्त ने कहा, जो आप लोग कैंपेन चला रहे हैं इधर हुक्मरान के बारे में, ये सब बातें कर रहे हैं, आप लोगों का सोशल बाइकआउट हो जाएगा। तो हमने लिया ही क्या है? सुनिए तो मैंने कहा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन रहा था, तो इसके बनाने वाले जो थे, नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम, सैयद अहमद खान। हाँ, तो उनको कठमुल्ले तलवार लेकर ढूंढते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 सिपाही विद गन्स की सुरक्षा दे रखी थी उनको। तो आप भी थोड़ा समझ के चलिए, क्योंकि दलित समाज इतना कठमुल्ला है, उसका दिमाग इतना छोटा है, दब गया है, क्रश कर दिया है किसी ने, कि वह दलित पूंजीपति बने, इस बात से वो खफा है। नहीं, घूस का सरकारी बाबू बनकर
पैसे वहाँ कमाते, घूस तो वहाँ पैसे की तो चस्का होती है, लेकिन वो पकड़ा भी जाते हैं। अब पता नहीं लेकिन ये बात आप देख लीजिए, दलित बिजनेस में आए, दलित पूंजीपति बने, इस बात से दलित समाज आज का खफा है। नहीं, ठीक करेंगे उसको। चलिए, यंग एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है और हमारे साथ सुभा जी की बेटी यह है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। एक दिन उनसे विस्तार से इनके पूरे एकेडमिक जर्नी की बात करेंगे, लेकिन आज CSCC से ये जुड़ी हुई है। क्या देखती है? इंक्लूसिविटी यही रिप्रेजेंट करती है। ओके, एडवांसिंग बिजनेस कनेक्शंस दैट इंक्लूड। क्या है इसके बारे में बताइए। अच्छा, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मैं एक ही तरफ नजर गया था, क्या है? तो इंक्लूसिविटी में हम एक्चुअली पहले तो हमने काफी वाइड उनके साथ काम किया था। आप लोगों ने सुना होगा डिकी, तो मैंने एक्चुअली डिकी के साथ भी काम किया था और SME पोर्टल SME पोर्टल बनाया था। तो उसमें एटलीस्ट हमने 4 से 5 हजार SMEs को ऑनबोर्ड किया था और उनकी मदद करने की कोशिश की थी। बट उसके बाद इतने सारे लोग मदद के लिए हो गए और इतना कम रिसोर्सेज हो गया कि मैंने सोचा कि मॉडल बदला जाए। तो फिर उसके बाद हमारा मॉडल थोड़ा सा पिवट हुआ और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें हम ट्रेनिंग भी दे पाए, जिसमें हम उनका डेवलपमेंट भी कर पाए और हम उसमें गारंटीड ग्रोथ दे पाए, वो वाले प्रोजेक्ट्स हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जीबिशन उसका एक पार्ट है। ई-कॉमर्स ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, ये मेरा क्या है कि जैसे ये कंपनी एक्ट 8 में, हाँ, ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट है। तो हु इज द बॉस? आई एम। यू आर द बॉस। देख लीजिए, यंग एंटरप्रेन्योर की बात हुई है। तो इसे क्या काम है इसका और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारे साथ अभी 8 लोग काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसका काम ये है कि हम ओवरऑल सारे एंटरप्रेन्योर्स की, ये हमारी कंपनी का एक भाग है, बट मैं आपको बता रही हूँ। और इसका काम ये है कि हम जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस एंटरप्रेन्योर्स, उनको ज्यादा बेहतर मार्केट दिलाने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे भी पॉसिबल है हैंड होल्डिंग देने की कोशिश करते हैं। ऑनबोर्डिंग भी करते हैं। हम अभी ये इनका सबका ई-कॉमर्स का करेंगे। जैसे इनकी सारी पिक्चर्स लेंगे, इनको हेल्प करेंगे कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें से ऑनलाइन नहीं है, जैसे आप बार बार पूछ रहे थे ना कि आप ऑनलाइन हो। फिर इनको एक्चुअली आधे लोगों को तो एक्चुअली गाइडेंस भी चाहिए होती है कि ऑनलाइन जाना क्यों है, तो ये भी नहीं समझ में आता है। वो कहते हैं कि नहीं आप ही देख लो ऑनलाइन, हम कहते हैं कि नहीं आप चलिए ऑनलाइन। और फिर उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स, उसकी सही प्राइसिंग भी चाहिए, क्योंकि अभी MSMEs हैं तो बहुत सारे बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। आपने पर्चा कुछ लिखा था? तो वो प्रोडक्ट्स भी देखने होते हैं कि तो यही सब हमारा काम है। तो तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है एंड यू आर द CEO, राइट? एक तरह का कंसल्टेंसी का काम है। कंसल्टेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। How did you generate resources, money for yourself and your other colleagues? How did I generate money? At this point, we have quite a bit of money, but I have another brand as well, which is into healthcare, which is what I studied at UPenn. That's doing really well. That's point number 1. Point number 2 is that what we do, for example, I'm telling you, like government projects and other projects which we can. We did a project with the National Skill Development Corporation for training a lot of people, and we helped in that also. The e-commerce portion that ऐसे अलग-अलग छोटे-छोटे projects करते हैं जिसमें पैसा आता है और इसके अंदर हम entrepreneurs को भी मदद करते हैं। चलिए, तुमसे एक दिन स्पेशल। अच्छा, ये दलित नहीं है, ये दलित नहीं है। अच्छा। और इनकी माँ जो है भोपाल कॉन्फ्रेंस में गई थी। ये इंटेलेक्चुअल है। हाँ। और हमारे बारे में सुना इन्होंने फिर जाति के बारे में अध्ययन करना चाहा। हमने कहा गाँव घूम के आइए, दलित बस्तीज में जाइए। तो ये घूम घाम के ट्रेन करके आई। ये लड़की आई पढ़ करके अमेरिका से, तो ये भी जुड़ गई साथ में। तो ये अच्छी बात है। एक्चुअली उस समय पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देवेश कपूर थे काशी, तो उसके माध्यम से कई और वो लोग भी वहाँ से आए। इन लोगों ने मिलकर डिकी SME पोर्टल का एक्चुअली गठन निर्माण किया, जिसमें कि उसमें चंद्रभान जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत उन लोगों को कनेक्ट कर दिया जाए, उनका प्रोफाइल क्लियर हो जाए। ये मैं बताती हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसमें ये था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक
एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत सारे, Right. और एक्चुअली यूएसए वगैरह में तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और सारे विदेशी एंटरप्रेन्योर्स भी अफर्मेटिव एक्शन के अंदर ही आते हैं। एकदम। ओके, तो क्या है कि वी आर ऑल स्विमिंग इन द सेम सी। आप ये देख लीजिए, ये अपर कास्ट की लड़की है और एडमिट कर रही है कि जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उनको भी अफर्मेटिव एक्शन मिलता है ब्लैक की तरह से। इन एंटरप्रेन्योरशिप Yes. वी आर सीधा क्या सीधा बोलिए रिजर्वेशन मिलता है, मिलता तब भी समझ में है। हाँ, आएगा। अपर कास्ट के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं अमेरिका में। अपर कास्ट की ये स्कॉलर कह रही है। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम्स बना रखे हैं। तो जैसे उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वो रहते हैं, वॉर वेटरन्स, डिफरेंट नेशंस के एंटरप्रेन्योर्स, और अगर आपकी इन सब में से ब्लैक एंटरप्रेन्योर्स, तो और वहाँ पे कास्ट का कुछ नहीं है। पर अगर आप वहाँ का अभी सिस्टम कास्ट इंक्लूड किया है, सीटल ने बैन किया है। हाँ, Yes, सियाटल में first ban time. किया ये है कि, चंद्रभान उसके basis पे- ईरा ने ट्वीट किया, वो तो मैंने मैसेज contribute किया किया था। है। हाँ, अच्छा, ओके, very nice. awesome. तो द थिंग इज कि उसमें अगर आप देखें तो उनका सिस्टम अफर्मेटिव एक्शन के लिए वो क्या करते हैं, 20% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट बिजनेस गोज टू ब्लैक एंटरप्रेन्योर, ऑल द अफर्मेटिव एक्शन एंटरप्रेन्योर्स, ये उनकी वहाँ की गारंटी है। Right. तो इस चीज़ को इंडिया में फॉलो करते हुए मुझे लगा कि मतलब हम लोग तो दैट इज व्हाट सप्लायर डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट, कि अलग अलग टाइप के सप्लायर हों आपके, तो वो इंडिया में भी आना चाहिए। पर इंडिया में फिलहाल सिर्फ 4% है वो, सिर्फ SC/ST के लिए, वो भी हम लोगों के प्रयास से। और वो भी हाँ, हम लोगों के इतने सारे पुश के बाद, भोपाल कॉन्फ्रेंस के बाद चलते चलते तो हम वो सारा वो भी सिस्टम 4% लाना चाह रहे हैं इंडिया में, और वो नहीं चल है। नहीं रहा है, चल वो नहीं क्यों रहा है। नहीं है मालूम है? वो इसलिए नहीं है कि अगर वो उनसे नहीं लेंगे तो लैप्स नहीं होगा, वो इट विल बी सर्व्ड बाय समबडी एल्स। तो हमारा ये कहना था कि नोटिफिकेशन ये होना चाहिए कि उनको डेवलप किया जाए और उन्हीं से लेने का प्रयास किया जाए। Right. ये लैप्स नहीं होना चाहिए कि ये नहीं ले पाए तो यही वाला ऑर्डर ये दूसरे लोग ले लेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें एक चेंज की आवश्यकता थी। हाँ, जी, जी, जी। हाँ। वो अभी तक सारी PSUs में मिला अब के इस 4% गवर्नमेंट में तो भी होने हो वाली रहा है। नहीं है। नहीं हो रहा है, नहीं। और पूछेंगे नहीं नहीं, अभी- इस गवर्नमेंट में नहीं होने वाला, दलित समाज में इसकी डिमांड भी नहीं है। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। नहीं नहीं, डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि SME पोर्टल मैं चलाती थी, तो मैंने आपको बोला ना, इतने सारे लोग थे जिसके पास इसकी डिमांड थी, बट ऐसा है कि बहुत डिमांड को मूवमेंट में तब्दील करना हाँ, तो बहुत मुश्किल है ना। बोले, वही आपके करने पास की लोग जरूरत है। separate ये डिमांड जो दलित इंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें है, हाँ, दलित समाज में नहीं है। दलित एंटरप्रेन्योर्स में है, तो सोसाइटी का एक हाँ। जैसे एजेंडा सेटिंग होता है, हाँ। ब्लैक मूवमेंट का एक एजेंडा सेटिंग हुआ कि मुझे इसमें भागीदारी चाहिए पूरा, राइट। राइट, तो ये कह रहे हैं कि अभी दलित में वो एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है। हाँ। एजेंडा सेट करे, सोसाइटी एजेंडा सेट करे कि भाई अगला बजट आ रहा है तो हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स होंगे, कितने सारे फंड्स होंगे, या उस तरह का एक जो डिज़ायर होता है हाँ, वो नहीं है। जैसे अमेरिका में सोशल ऑडिटिंग होती है, उसमें एक यह भी है कि आपने कितने ब्लैक लोगों को हायर किया है, जोड़ा है, कितने ब्लैक लोगों को बिजनेस दिया है। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं अम्बेडकर नामा के माध्यम से कि प्राइवेट सेक्टर से जो स्पेशल टैक्स लेते हैं, क्या बोलते हैं, कंपनी ये बोलते हैं CSR आप ख़त्म करो, और इनसे ये कहो कि आपने कितना सामान दलितों से खरीदा। जैसे कि ये चल रहा है, इतने हाई क्लास की चीज़ें बनाए हैं लोग, चलते चलते बात करते हैं जरा सा, आइए इतनी हाई क्लास की चीज़ें बनाए लेकिन इसका खरीदार नहीं है। अभी बीच में चलते तो अगर इधर से आते हैं, जरा विजुअल्स में दिखाइए अमर। और मैडम ये बताइए, आप संगठन 7 वर्ष से चला रही हैं, हाँ। क्या है, मतलब कैसे फंड इकट्ठा करती हैं, इसको मेंटेन कर, जैसे यहाँ पे लोग हैं जिसके रहने खाने तमाम का खर्चा तो होता होगा, बहुत खर्चा होता है, और एक्चुअली कई वर्षों से काफ़ी कुछ सपोर्ट हमको NSIC ने दिया, लेकिन इस किसने दिया? NSIC ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और उसमें है एक स्पेशल क्या है स्कीम है जो कि SMAS है। स्मास है, ये क्या है? ये स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम है। अच्छा, जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, जो कि जिसके माध्यम से वो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को इस प्रकार की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने में मदद करती है। अच्छा, मदद लेकिन करती है। उसमें एक नई तब्दीली आ गई है जिसके कारण उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है, और वो ये तब्दीली आया कब था ये स्कीम? ये शुरू तो पहले से चली आ रही है। आई थिंक ये मुझे ये स्कीम तो 2015 अच्छा, ये यूपीए देखिए, गवर्नमेंट में आई थी। ये देखिए दलित
ये बिजनेस वुमेन है और ये थिएटर भी करती हैं। अच्छा, अभी इनका इंटरव्यू करते हैं। कितने गर्व की बात है जी। चलिए, मेरा नाम रतन ये लाल देखिए है, मैं मैडम, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिएगा और देखिए ये यंग लेडी है और इनके कितने प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर वाले से सरकार कहे कि तुम खरीदो इनके जो ये चीज़ें बना रखी हैं, तो ये कितने बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। यही एजेंडा सेटिंग हो जाए। जिन हजारों सालों से दलितों को बिजनेस करने से मनाही थी, अब संविधान आया है, आधुनिक देश आया है, रिपब्लिक आया है, तो उसमें हमारा हक तो बनता है ना। हाँ, ये लोग कितनी ऊंचाइयां उड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई मदद। आपका ज्योत्सना, अभी बात करता हूँ। जी मैडम, बताइए कैसे बड़ा प्रोग्राम है ये? मैं आगा खां हॉल है, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोगों का रहना खाना एवरीथिंग। तो इसमें आपने देखा होगा कि कईयों में ये लगा हुआ है NSIC। अच्छा, तो NSIC। ये वाली स्टॉल जो हैं, जैसे कि वो ये जैसे ये है ST ट्रेडर्स, NSIC सपोर्टेड है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तो क्या पॉलिसी? तो यूपीए सरकार के समय आई थी, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को पुश करने के लिए ये सब। हाँ, यस लाया गया और इनकरेज करने के लिए भी। उनको ये था कि उन लोगों को वो कुछ पे नहीं करना है। वो लोग अगर उनके पास उद्यम आधार नंबर है, उनके पास SC सर्टिफिकेट है, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके उपरांत ये आया कि नहीं, बिना पैसा दिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो आपको 25% जो स्टॉल का चार्ज है वो पहले जमा कराइए, फिर 100% रीइंबर्समेंट ले लीजिए उसी पैसे। ये कब 22 में आया? ये 22 में आया। पहले तो फ्री ही था पूरा। हाँ, पहले फ्री था, ये नहीं थी क्लॉज ना। ये भी कहते हैं तो कि उसमें फ्री तो है। पैसा क्या क्या देते हैं? ये सब का खर्चा देते हैं? नहीं, तो वो स्टॉल चार्जेस में ही जो है इन लोगों को हम कवर करते हैं। सारी इनकी स्टॉल सेटअप करना, वेन्यू लेना, उनको वो लोग वहाँ से आना। अरे सीधे से बोल देता हूँ ना, ये तो प्रोफेसर हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया, बीजेपी आई, हुक्मरानों की पसंद, तो बीजेपी ने इसको खत्म कर दिया। सिंपल से बात कही है। नहीं, खत्म नहीं किया, मतलब कंडीशन ऐसा कर दिया ना, हाँ। एक हाथ से दो दूसरे से ले लो। हाँ। कंडीशन डिफिकल्ट यूँ हो गई कि वो पहले पे जमा करें, डिपॉजिट करें वो पैसा, तो 25% पहले डिपॉजिट करें, उसके बाद जब प्रोग्राम हो जाएगा तब 100% वापस मिलेगा। एग्जैक्टली। तो 25% कितने लोगों के पास होगा यहाँ? तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ 10 ऐसी स्टॉल्स हैं जो कि NSIC के द्वारा। अब देखिए, जो 10 ये लगा हुआ है, बाकी सबका खर्चा कौन दे रहा है? वो हम लोग दे रहे हैं, CSCC दे रहा है। अब ये देखिए, आगरा से आए हैं लोग, इतना बढ़िया जूता बनाते हैं, तो इनको तो सपोर्ट मिला है NSIC का। अच्छा, तो ये 10% इनको जमा करना है एडवांस में, 25%, और उसको वापस कितने का? जैसे 50,000 है, जैसे 55,000 है, तो जी, 13,650 रुपीज पहले जमा करा। पहले फ्री था। अच्छा। सो अर्लियर ये नहीं था। अर्लियर सिर्फ ये था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था और आपको अपनी लोकल ब्रांच में उन्हें भी जाना पड़ता था। जैसे अगर वो रह रहे हैं मेघालय में, लोकल ब्रांच गुवाहाटी में, दे हैव टू ट्रैवल ऑल द वे, गेट देयर सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड, वो करवा लेते थे। फिर भी उन्होंने ये क्लॉज डाला, कहते कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, कई बार ही ले लेते हैं स्टॉल। तो हमने ये कहा कि आप कुछ फीस ले लीजिए, 2,000 3,000, उसके लिए वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। हाँ, हाँ। लेकिन आप 25%, पहले तो 50% था, तो घटा के 25% के, उसके कारण ना एक तो लोग पैसे जमा नहीं कर पाए और उनमें इतना मन में वो हो जाता है रंजिश, तो इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने इसमें बहुत सारे इसमें नहीं लिखा हुआ है, जिनमें नहीं लिखा है वो सिर्फ CSCC ने सपोर्ट। यस मैडम। अच्छा, वो मतलब आपकी संस्था ने किया है? हमारी संस्था ने। ये देखिए, एक का स्टॉल का खर्चा कितना है 4 दिन का? 55,000। तो सिर्फ 10 स्टॉल को सरकार ने मदद दी। तो ये पैसे आपने कहा? ये अभी जैसे कि CSCC प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाँ। तो उन प्रोजेक्ट्स में से हम लोगों ने पैसा लिया और इस चीज़ को सपोर्ट किया ताकि ये लोग उदासीन ना हो जाए। क्योंकि पहले भी हमारी दिसंबर की एग्जीबिशन इसीलिए रद्द हो गई थी कि सिर्फ 10% लोग ही जमा कर पाए, 20%। तो इस बार हमने ये कहा कि ये हम रद्द नहीं करेंगे, हम लोग एग्जीबिशन। तो इसलिए एस मास की मॉडिफिकेशन के तहत कई प्रॉब्लम आ रही है। जिनके पास वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा है, उनको भी वहाँ से आते हैं तो उन्हें अपनी वो बनानी, इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, तो पैसा चाहिए, घर के लिए छोड़ के आना होता है तो पैसा चाहिए, ट्रैवल करना होता है तो भी, क्योंकि सब पैसा सभी
reimbursement. It is all become tied to reimbursement. तो आपने जो पैसा खर्च किया, क्या गवर्नमेंट से आप कहना चाहेंगे कि पैसा वापस किया जाए? नहीं, पैसा नहीं नहीं, मोदी साहब है, सपने बहुत दिखाते हैं। मैं बाबा साहब की वजह से बना हूँ। और एक कहते हैं ना, एक कहानी, दो लोगों में झगड़ा चल रहा है, एक थोड़ा तेज था और एक थोड़ा सा कमजोर। एक किताब के लिए झगड़ा है, हाथ में किताब पकड़ा दिया, बोला किताब तुम्हारा होगा, पन्ना हमारा होगा। जब साहब किताब खोले तो बोले किताब तुम्हारा है, पन्ना हमारा है। पन्ना नहीं हो सकता, तो एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। कहने के लिए सब कुछ है, सब कुछ एकदम चल रहा है, सब कुछ चंगा सीजी, लेकिन ऐसा कंडीशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर भी आपको काम करने के लिए जो चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम On the face of it, it is like 100% reimbursement. हाँ, But where is the original? आपकी से आई है लोग करना चाहते हैं, want to try high, और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ओके। चलिए, इस पे 2 एपिसोड में बनाऊंगा, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या प्रोडक्ट है, कैसे उसको बेचते हैं, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, जल्दी मिलता हूँ।